हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले हम लोग स्टॉक को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, हम कैसे एनालिसिस करते हैं किसी भी स्टॉक का। हम दो तरीके से स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। पहला हमारा होता है टेक्निकल और दूसरा होता है हमारा फंडामेंटल। टेक्निकल एनालिसिस हम चार्ट पर करते हैं, जहाँ पे हमें कैंडलस्टिक पैटर्न और कुछ इंडिकेटर दिखाई देते हैं। उसमें हमें किसी भी कंपनी के शेयर का जो प्राइस होता है उस प्राइस का मोमेंट हम चार्ट को जाकर के देखते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस में हम किसी भी कंपनी के पूरा जो डेटा होता है, जैसे बैलेंस शीट हो गया, उसका प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट हो गया, कंपनी के जो बिजनेस मैनेजमेंट होते हैं, हम उस सबको देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्यों ज़रूरी है? फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है कि कभी भी जो स्मार्ट मनी होते हैं वो उसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग होता है। जिस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग होता है, उसी कंपनी में जो हमारे स्मार्ट मनी होते हैं वो अपने पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जिस कंपनी का फंडामेंटल वीक है उस कंपनी में स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन नहीं बनाते हैं। तो हमें स्मार्ट मनी को फाइंड आउट करने के लिए ही और कंपनी का पूरा परफॉर्मेंस कंपनी की कैसी है, कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है पिछले क्वार्टर में, उससे पिछले साल में और आने वाले क्वार्टर में कैसे परफॉर्म करेगी, हम ये पूरा एनालिसिस करते हैं। बिना फंडामेंटल एनालिसिस के टेक्निकल एनालिसिस 100% करेक्ट नहीं होता है। फंडामेंटल एनालिसिस पहले आता है, फिर टेक्निकल एनालिसिस आता है। टेक्निकल एनालिसिस हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स को फॉलो करता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना फंडामेंटल एनालिसिस। आपकी स्क्रीन पर ये एक ऐप है Screener.in का, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब बहुत ही ये इजी और बहुत ही रिलायबल ऐप है, जहाँ पर हम जाकर किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। हम ओपन करते हैं कोई भी कंपनी, हम पहले निफ्टी 50 में जो कंपनी है, जो सबसे टॉप मोस्ट कंपनी है इंडिया की, हम पहले उसको देख लेते हैं। तो हमारा जो टॉप मोस्ट कंपनी है वो क्या है? रिलायंस है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेटा यहाँ पे देखिए ओपन हो गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहले आपको कलर चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे। आपको टॉप पर क्या दिख रहा होगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस, जो कि 1310 है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके बारे में देखें तो धीरू भाई अंबानी इसके फाउंडर रहे हैं। और हम की पॉइंट की बात करें तो यह देखिए वेबसाइट दिया हुआ है। वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ये BSE और NSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों एक्सचेंज पे लिस्टेड है ये कंपनी। हम चाहे तो NSE पे जाकर के ट्रेड कर सकते हैं या फिर BSE पर। चलिए अब हम थोड़ा और नीचे आते हैं तो आपको यहाँ मार्केट कैप दिख रहा होगा। यहाँ देखिए मार्केट कैप कितना है? 17 लाख। इस पूरी कंपनी को खरीदने के लिए हमें 17 लाख के नियर अबाउट, हमें 17 लाख करोड़ के लगभग हमें पैसे चाहिए। इसको ऐसा समझिए कि मार्केट कैप का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी, उस पूरे कंपनी को टोटल आप किसी भी पर्सन को बाई करना है तो उस रिलायंस इंडस्ट्री को बाई करने के लिए, पूरी कंपनी को बाई करने के लिए हमारे पास 17 लाख करोड़ रुपए के समथिंग अबाउट होना चाहिए। मान लीजिए 18 लाख करोड़ रुपए यदि हमारे पास है तो हम पूरे कंपनी को खरीद सकते हैं। एक उस पूरी कंपनी की वैल्यू हो गई, मार्केट वैल्यू हो गई। मार्केट कैप यही बताता है। चलिए इसमें और क्या है? स्टॉक का PE होता है, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कितना है? 23 है।
और आपका जो इसमें मेन चीज़ होता है, जो एक रिटेल ट्रेडर के लिए, हम पहले उससे बात कर लेते हैं। करेंट प्राइस आपको दिख रहा है 1310 का है। चलिए, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.45 का है और इंडस्ट्री का पी जो है 9.91 है। मतलब कि ऐसे समझिए कि रिलायंस इंडस्ट्री जिस भी इंडस्ट्री में है, उस पूरे इंडस्ट्रीज का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, पी जो रेशियो है वो 9.91 है। लेकिन तो हमारा जो पर्टिकुलर एक स्टॉक है उसका 23.7 है, जो कि अधिक है। चलिए हम और आगे नीचे चल के देखते हैं। आपको यहाँ पे एक हल्का सा इसका चार्ट देखने को मिल जाएगा। ये आपको लाइन चार्ट के रूप में दिखेगा। आपको इसमें क्या क्या दिखेगा ये भी हम बता देते हैं। ये जो है ये एक लाइन चार्ट है, ये हमारा मूविंग एवरेज है और नीचे जो है ये बार जैसा ये हमारा वॉल्यूम है। तो हम लोग जनरल ओवरव्यू के लिए हम इसको देख के समझ सकते हैं कि मार्केट का जो ये ट्रेंड रहा है अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का, आपको डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। ये देखिए, ये जो प्राइस है पूरा EMA के नीचे है, दिसंबर 25 से लेकर के अब तक में। यदि हम इसको 3 ईयर पे कन्वर्ट कर दें तो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से देखिए दिसंबर 25 से प्राइस क्या है, डाउन ट्रेंड में है। तो एक मोटा हमें ये समझ में आ गया है कि रिलायंस इंडस्ट्री अभी डाउन ट्रेंड में, हम इसमें अभी बाइंग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। चलिए हम पहले इसका फंडामेंटली हम इसको समझ लेते हैं कि हम यदि हम इसमें बाइंग करना भी होगा, हमें जब भी इसमें स्विंग पोजीशन बनाना भी होगा तो कब बनेगा। तो चलते हैं और नीचे। आपको देखिए यहाँ पे पीयर कंपैरिजन दिख रहा है। यदि हम पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें आपको रिलायंस के अलावा और भी बहुत सारी कंपनियाँ आपको दिख रही होंगी। आप देख सकते हैं हमारा रिलायंस के बाद होता है IOCL हो गया, BPCL हो गया, हमारा HPCL हो गया, MRPL हो गया, CPCL हो गया, ये कोटयार की इंडस्ट्री हो गया। तो पीयर कंपैरिजन ये होता है कि रिलायंस के अलावा जो भी कंपनियां उस सेक्टर में अपना काम करें, मान लेते हैं कि रिलायंस किस सेक्टर में काम करती है, पेट्रोलियम फील्ड में, तो पेट्रोलियम सेक्टर में हमारा ये बाकी की जितनी भी कंपनियां हैं उसी फील्ड में, उसी सेक्टर में काम कर रही हैं। मतलब कि इसमें 7 कंपनियां जो हैं एक ही सेक्टर में काम कर रही होती हैं। वो कौन सा सेक्टर है, पेट्रोलियम का। तो पेट्रोलियम के सेक्टर में 7 कंपनियां हैं। इसी वजह से हम इसमें पीयर्स कंपेरिजन करके देखते हैं कि पेट्रोलियम के सेक्टर में कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। पीयर कंपेरिजन को यदि हम कंपेयर करें, पूरे स्टॉक को कंपेयर करें, इस सेक्टर के जो जितने भी 7 स्टॉक हैं पेट्रोलियम सेक्टर के, यदि इसमें देखिए पीयर कंपेरिजन में कौन कौन से हैं। इसमें एनर्जी का है, ऑयल गैस कंज्यूमरेबल फ्यूल का होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मतलब ये जितनी भी कंपनियां हैं पेट्रोलियम रिलेटेड फील्ड में अपना काम कर रही होती हैं। ये किस फील्ड में काम कर रही हैं, पेट्रोलियम के फील्ड में, पेट्रोलियम के सेक्टर में काम कर रही होती हैं। तो चलिए हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। यदि हम कंपेयर करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो पहला है, देखिए रिलायंस है। रिलायंस का मार्केट कैप 17 लाख करोड़, मतलब 18 लाख करोड़ कह सकते हैं, नियर अबाउट। ये आपका ये 1,69,000 करोड़ है इसका 1,38,000 करोड़ के लगभग है। इस तरीके से पूरा ये मार्केट कैप दिया हुआ है। लेकिन सबसे टॉप पर कौन सा है, रिलायंस इंडस्ट्री है। ठीक है, PE रेशियो देखिए सबका दिया हुआ है, आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस दिखा रहा है कि मार्केट में इस समय इन सभी शेयर्स का जो प्राइस है कितना चल रहा है। यहाँ इस कॉलम में आपको ये देखने को मिल रहा है। तो अभी हम पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं, तो पहले हम उसको देख लेते हैं। यदि हमें रिलायंस में स्विंग ट्रेड पोजीशन आज के डेट में बनाना है तो हम कब बना सकते हैं। फंडामेंटली स्टॉक को सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं स्मार्ट मनी के द्वारा, ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पहले हम इसको देख लेते हैं। पहले हम इसमें क्या है, पहले हम इसमें क्या देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टरली रिजल्ट का मतलब होता है हमारा हर 3 महीने में, हर 3 महीने के बाद क्वार्टरली रिजल्ट
कंपनी पोस्ट करती है। जैसे कि हम बात करते हैं अप्रैल, मई, जून, तो ये 3 मंथ हो जाता है। 3 महीने के बाद जो होता है जुलाई मिड में कंपनी जा कर के अपने 3 महीने का पूरा जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होता है कि इस 3 महीने में कंपनी कितना प्रॉफिट की है, कितना लॉस की है, कितना टैक्स पे की है, कितना इसका पूरा सेल्स हुआ है, कितने अपने प्रोडक्ट को सेल किया है, पूरा हम ये क्वार्टरली एनालिसिस में जब इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस पूरे 3 महीने में कंपनी क्या की है, उसका प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, उसको टैक्स कितना पे करना पड़ा है, उसका सेल्स कितना निकला है। ये हमारा 3-3 महीने के डेटा हमें हर क्वार्टर कंप्लीट होने पे कंपनी पोस्ट करती है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। पहले हम सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि सेल्स क्या है, मार्च 2000। अब कंपेयर कैसे करते हैं। कंपेरिजन इसमें 2 तरीके से होता है। एक होता है हमारा ईयर ऑन ईयर और दूसरा होता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर का मतलब होता है कि जून 2026 का कंपेयर हम करते हैं जून 2025, मतलब जून यहाँ और जून यहाँ। ऐसे मार्च 2026 का मार्च 2025, दिसंबर 2025 का दिसंबर 2024, ये हो जाता है ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन। यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो ये होता है मार्च 26 का फिर जून 26 से, मतलब इस तरीके से हम देखते हैं कि जून 26 में सेल बढ़ा है कि नहीं पिछले की तुलना में। यदि हम मार्च 2026 की बात करेंगे तो इसका कंपेयर करेंगे दिसंबर 2025 से, इसका कंपेयर करेंगे सितंबर 2025 से। इस तरीके से हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब कि अभी का जो क्वार्टर है उसका जो कंपेयर करते हैं इसके प्रीवियस क्वार्टर से, मतलब पहले के क्वार्टर से इसका कंपेरिजन करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस। मतलब कि ऐसा समझिए कि जो अगला क्वार्टर है हमारा, इस तरीके से ये इंक्रीज होना चाहिए। इसका जो पिछला जो नंबर है उस नंबर से ये डेटा इंक्रीज बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। पिछला देखें हम तो ये दिसंबर 2025 यहाँ है, आपको दिखा रहा है 264। यदि इस डेटा को देखें तो 264, यहाँ पे 294, मतलब इंक्रीज हुआ है। सेल्स क्या हुए हैं, बढ़े हैं। और 294 से ये 309, मतलब यहाँ पे सेल्स बढ़े हैं। मतलब क्या हो रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है सेल्स इंक्रीज हो रहा है। और ईयर ऑन ईयर देखें तो यहाँ देखिए 243 से 309, यहाँ भी इंक्रीज हुआ है। जून 2026 का यदि हम सेल्स देखें कि रिलायंस इंडस्ट्री ने कितना सेल्स अपना निकाला है, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि पिछले क्वार्टर से और ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करने से, मतलब दोनों तरीके से जब हम कंपेयर करते हैं तो दोनों में ही अपना सेल्स को बढ़ाया है। ये ऑल टाइम हाई सेल्स है इसका। यदि हम पूरा प्रीवियस डेटा देखें, यहाँ से जून 2023 से यदि हम डेटा कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे है 207 और यहाँ पे दिखा रहा है आपका 309। ऑल टाइम हाई है सेल्स का नंबर, मतलब सेल्स अभी कितना चला, ऑल टाइम हाई चल रहा है। और एक्सपेंस मतलब खर्च की बात करें तो कंपनी का जो खर्च है ये भी बढ़ा है। 218 से 249 261 क्या हुआ है, सेल्स भी इंक्रीज हुआ है और एक्सपेंस मतलब से खर्चे भी बढ़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो होता है कि कंपनी अपना जो कोर बिजनेस है, यदि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो कोर बिजनेस है क्या है, पेट्रोलियम फील्ड में, पेट्रोलियम सेक्टर में काम करना, मतलब पेट्रोलियम जो जितने भी पदार्थ होते हैं उसको प्यूरिफाई करना, उसको सप्लाई करना, यही काम होता है इसका। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो उसके मेन जो धंधा है, उसका मेन बिजनेस है, उस बिजनेस से वो कितना कमा पा रहा है, उसका कितना प्रॉफिट हुआ है। यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये देखिए 46, 44, 47, मतलब 46 क्या हुआ है 44, यहाँ देखिए 46 क्या हुआ है 44, डेटा क्या हुआ है डिक्रीज हो गया है और यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। तो अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर जो ख़त्म हुआ है हमारा पिछला जून 2026
का जो डेटा आया है ये कितना है 47, और यदि हम कंपेयर करते हैं तो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। चलिए यदि हम ईयर ऑन ईयर देखें तो क्या हुआ है, जून 2025 से जून 2026 का डेटा देखते हैं तो क्या हुआ, 42 से बढ़कर कितना हुआ है 47। ये पूरा जो डेटा है करोड़ में है। यदि हम इसे कहेंगे तो 42,905 करोड़ इस तरीके से। लेकिन हम इजी वे में समझने के लिए हम लास्ट डिजिट ही हम लोग बस काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे 42 से कितना हुआ है 47 हुआ, मतलब डेटा जो हुआ है बढ़ा है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हुआ है, बिजनेस से जो प्रॉफिट हुआ है ये इंक्रीज हुआ है। यदि ऐसे समझे इसको तो पिछले जून के महीने में इसको जो प्रॉफिट हुआ था 42,000 करोड़ का हुआ था, लेकिन इस साल जो जून के महीने में जिसको प्रॉफिट हुआ है 47,000 करोड़ का हुआ है। चलिए तो ये भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सही है। अदर इनकम की बात करें तो हम यहाँ पे तो अदर इनकम भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो कितना इंक्रीज हुआ है अदर इनकम, 44 से 65, 49 यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ डिक्रीज हुआ है, यहाँ इंक्रीज हो गया है। करेंट क्वार्टर का कंपेरिजन जो होता है हम लोग पिछले क्वार्टर कंपेरिजन करते हैं, हम इसका इससे करेंगे ना। यदि हम और इसका यहाँ पे ईयर ऑन ईयर करेंगे तो इसका इससे करेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसका इससे हो गया और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इससे हो गया। यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यदि कोई सेल्स किसी भी कंपनी का बढ़ रहा हो, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा हो, तो वो कंपनी में इन्वेस्ट करना और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि स्मार्ट मनी ऐसे कंपनी को नहीं छोड़ती है। ऐसे कंपनी में स्मार्ट मनी अपना पैसा ज़रूर इन्वेस्ट करती है। तो अभी देखें तो ये कोई कंपनी अभी ख़राब तो नहीं है। अभी जो डेटा के अनुसार अभी हमें इतना तो पता चल गया है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है। यदि इंटरेस्ट की बात करें, जो इस पर इंटरेस्ट लगा हुआ है वो भी बढ़ा है इस साल। ये ऑल टाइम हाई हमको लग रहा है इंटरेस्ट होगा। यदि इसका जो प्रीवियस पूरा डेटा देखेंगे 5,000 करोड़ से आज का डेटा देखें तो 8,000 करोड़, ठीक है। डिप्रिसिएशन मतलब और भी जो खर्च इसके रहे हैं वो भी इसमें बढ़े हैं, कोई बात नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमारा मेन है वो देखिए, हमारा जो मेन होता है देखिए ये होता है सेल्स होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है कि कई परसेंट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, और होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स पे करने से पहले कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 37 से 30 मतलब डिक्रीज हो गया है, और 27 से 30 यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हुआ है। चलिए ये जो है 37 से 30 का मतलब कि 7,000 करोड़ यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट हुआ है डिक्रीज हो गया है। क्यों डिक्रीज हुआ है वो भी आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। आपको जो अदर इनकम जो यहाँ पे देखिए, अदर इनकम यहाँ पे बढ़ गया है, यहाँ पे अदर इनकम कम है, इस वजह से यहाँ पे देख रहे हैं इंटरेस्ट यहाँ कम देना पड़ा है, यहाँ पे अधिक देना पड़ा है, खर्च यहाँ कम हुआ है और यहाँ खर्च अधिक हुआ है। और ये सबसे मेन पॉइंट हमारा आता है अदर इनकम। यहाँ पे जून 2025 में जो अदर इनकम था वो इस कंपनी का यहाँ पे अधिक है, और यहाँ पे क्या है बहुत कम है। कहाँ है 15,000 करोड़, कहाँ पे 6,000 करोड़। चलिए कोई बात नहीं, इतना भी ख़राब अभी नहीं है कंपनी, क्योंकि अभी तक कोई भी डेटा नेगेटिव हमें नहीं दिखा, या फिर बहुत ज़्यादा अंतर हमें नहीं देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा अंतर का मतलब है कि यहाँ पे प्रॉफिट है 37,000 करोड़ और यहाँ पे प्रॉफिट हो जा रहा है 1,000 करोड़, तब हमें दिक्कत होता है, क्योंकि इतना बड़ा जो गैप होता है वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होता है। ऐसे कंपनी में हम नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं। यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो यहाँ पे क्या हुआ है 20,000 करोड़ से 23,000 करोड़, मतलब 3,000 करोड़ इंक्रीज हुआ है। यदि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 30 से 23 हो गया, मतलब कि डिक्रीज हो गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो कंपनी का जो अभी जो सेंटीमेंट है वो मिक्स टाइप है, क्योंकि जो डेटा हमें दिखा रहा है
वो मिक्स टाइप दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ डिक्रीज हुआ है और यहाँ इंक्रीज हुआ है। यदि दोनों इंक्रीज हुआ रहता तो हम एक बार सोच भी सकते थे। यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यदि इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यदि इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है ऐसे स्टॉक में स्विंग ट्रेड करना। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी तो हमें इतना समझ में आया कि जो सेंटिमेंट हमें जो सेंटिमेंट अभी लग रहे हैं वो मिक्स टाइप सेंटिमेंट है, जो हम इसमें अभी स्विंग ट्रेड नहीं करेंगे। चलिए अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है पूरा कंप्लीट जो डेटा आपको यहाँ दिख रहा है वो पूरे साल का डेटा है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस पूरे 1 साल का है। चलिए हम इसको अब देख लेते हैं। वहाँ पे जो दिख रहा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे था, और यहाँ पे हमें पूरा ईयरली डेटा हमें दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं। हम जब ईयरली बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो हम लोग इस तरीके से कंपेयर करते हैं, इस करेंट ईयर का प्रीवियस ईयर से, इस ईयर का इसके प्रीवियस ईयर से, इस ईयर का इसके प्रीवियस ईयर से। यदि हम एक लगातार 2 साल, मतलब लगातार जो 2 रिजल्ट आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं और बढ़ते हुए संख्या में आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर पोजिशनल ट्रेड के लिए। यदि हम देखें तो यहाँ पे मार्च 2025, मतलब कि लगातार 2 साल की बात करें तो यदि हम इसका कंपेयर करें, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से क्या हुआ है, सेल्स क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। 89 से क्या हुआ, 96 हो गया है। 96 से जो है डायरेक्ट यहाँ पे 105 हो गया है। यहाँ क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ, सेल्स इंक्रीज हुआ है। हम थोड़ा फास्ट एनालिसिस करेंगे इसको। हम सेल्स देख लिए, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का हम बात करें तो ये भी इंक्रीज होता जा रहा है। 162, 165, 179, फिर 183। ये है TTM का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ। मतलब इसको इस तरीके से समझें, अभी क्या चल रहा है, अगस्त 2026। तो इसका ये जो पूरा डेटा है कहाँ से, प्रीवियस कितने दिन का है, प्रीवियस है हमारा अगस्त 2025, मतलब 12 मंथ का हो गया। और ये जो है ये हमारा मार्च से मार्च का होता है, ये पूरा एक फिजिकल ईयर का होता है। ये स्टार्ट होता है हमेशा 1 अप्रैल से लेकर के, एक फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और कब एंड होता है, 30 मार्च को एंड हो जाता है। ये जो डेटा है आपका वो फाइनेंशियल ईयर का डेटा है, और ये जो डेटा है करेंट 12 मंथ का डेटा है। तो चलिए अब देखते हैं, हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसमें हम जब डेटा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता है, प्रॉफिट और लॉस और सेल्स, ये जो जितने भी डेटा दिए हुए हैं, तो हम इसमें एक पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कि 6 महीने से लेकर के 10 महीने या फिर 1 साल तक का ट्रेड हम इसमें कर सकते हैं। यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यदि हम एनालिसिस करते हैं और ईयर बेसिस पे यदि हम क्वार्टरली एनालिसिस करते हैं तो हम उसको स्विंग ट्रेड के लिए रखते हैं, हम उसमें पोजिशनल ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा जो प्रॉफिट होता है, टारगेटेड प्रॉफिट होता है, वो छोटा होता है, 10%, 20%, 15-25% होता है। और यदि पोजिशनल ट्रेड में हम कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, कम से कम 40-50% एक्सपेक्टेशन होता है कितना मिल जाए, लेकिन मिलता है 30%, कभी कभी होता है 35%, रेयर केस में हमें 50% मिलता है। यदि एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, अच्छी कंपनी हम फाइंड कर पाते हैं, तब हमको इतना प्रॉफिट मिल पाता है 6 महीने में 50% का। तो चलिए अभी देखते हैं आगे। यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो टैक्स पे करने से पहले जो प्रॉफिट हुआ है 104 से 106, 106 से 123 हो गया, यहाँ से 116 हो गया, मतलब डेटा इंक्रीज हो रहा है, अच्छी बात है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 74, 79, 81, 95, मतलब डेटा नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। और EPS अर्निंग पर शेयर, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी हर साल बढ़ते रहना चाहिए। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है
एक शेयर पे हम लोग कितना कमा रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेटा दे रहा है ये भी 49, 51, 51.74, 51 पॉइंट यहाँ से 45 से 47 हो गया, यहाँ से 59 हो गया। तो ये यहाँ भी क्या हो रहा है, डेटा इंक्रीज हो रहा है। तो यदि हम इसको ईयरली एनालिसिस किए इस पूरे रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो हमें समझ में आया कि ये पोजिशनल ट्रेड के लिए ये सही है। पोजिशनल ट्रेड का मतलब होता है 6 महीने से लेकर के 1 से 1.5 साल तक का, और स्विंग ट्रेड होता है हमारा 6 महीने से कम का। तो क्वार्टरली एनालिसिस से तो हमें मिक्स सेंटीमेंट समझ में आया था, लेकिन ईयरली एनालिसिस इस पूरे कंपनी का किए तो हमें इसमें पोजिशनल ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी समझ में आ रही है। और यदि हम नीचे जाएं तो यह कंपनी का बैलेंस शीट आपको देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट में जो मेन होता है हमारा क्या होता है, इक्विटी कैपिटल रिजर्व, कंपनी के पास कितना पैसा रिजर्व है एक्स्ट्रा, ये हो गया। बोरोइंग मतलब कर्ज कितना है, यदि कर्ज कम हो रहा है तो अच्छी बात है। हम जो एनालिसिस करते हैं मेनली ये 3 चीज़ करते हैं। तो मार्च 2026 में देखेंगे तो इक्विटी कैपिटल क्या हुआ है, सेम है। जो इसके पास रिजर्व मतलब सरप्लस जिसे कहते हैं, जो एक्स्ट्रा इसके पास जो इनकम है, वो जो एक्स्ट्रा जो पैसा इसके पास कितना है, इतना है। यदि कभी भी कंपनी में कोई परेशानी खड़ी होती है, यदि कुछ भी दिक्कत होता है कंपनी को, तो कंपनी को संभालने के लिए एक्स्ट्रा जो पैसा कंपनी ने इतना बचा कर रखा है अपने पास सरप्लस अमाउंट में। और कर्ज इस कंपनी पे कितना है, ये भी थोड़ा सा बढ़ा है। इसमें कोई बात नहीं, कर्ज कई प्रकार के होते हैं, हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जो बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें स्मार्ट मनी का पता चलता है शेयर होल्डिंग पैटर्न से। तो पहले तो हम ऊपर देखते हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर्स का मतलब होता है कंपनी के जो ऑनर है, जो मालिक है, उनके पास कंपनी का कितना शेयर है। उसके बाद आता है हमारा FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो FII होते हैं, और DII मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो होते हैं, वो मतलब जो लोग विदेश में रहते हैं लेकिन भारत में पैसा लगाते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो रहते तो विदेश में हैं और पैसा इंडियन स्टॉक में लगाते हैं, वो होते हैं FII। और DII कौन होते हैं, जो हमारे इंडिया के अंदर रहते हैं। वे लोग जब इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो DII होते हैं। हम लोग किस में आते हैं, हम लोग पब्लिक में आते हैं, क्योंकि हम लोग का जो कैपिटल होता है वो बहुत छोटा होता है। इनका कैपिटल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, कम से कम 1000 करोड़ 10,000 करोड़ इस टाइप से इन लोग का कैपिटल होता है। 1 लाख करोड़ ऐसे इतने कैपिटल के साथ ये लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं। इनके जिनके पास सरप्लस पैसा होता है वहीं मार्केट को चलाता है। तो चलिए देखते हैं प्रमोटर्स के पास जो इनके शेयर है, 50% शेयर इनके पास है। यदि हम कंपेयर करें तो यहाँ 50 था, यहाँ भी 50 था, और प्रमोटर ने यहाँ पे शेयर बाई किया जून के क्वार्टर में। जो अप्रैल से लेकर के जून का क्वार्टर था, इस 3 महीने में इन्होंने शेयर्स को बाइंग किया। कितना 0.48% क्या किया है, बाइंग किया है। FII की बात करें तो ये क्या किए हैं, शेयर जो हैं बेचे हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है जिनके पास 1000 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए, 1 लाख 100 लाख करोड़ रुपए जिनके पास है, वो लोग क्या कर रहे हैं, शेयर्स को बेच रहे हैं। तो यदि वो लोग बेच रहे हैं तो हमें बाइंग करने की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब वे बेच रहे हैं तो हम लोग खरीद के क्या ही करेंगे, हमें ऑलरेडी लॉस ही होगा। वो सेल कर रहे हैं, मार्केट नीचे जा रही है, वो सेल कर रहे हैं, मार्केट नीचे जा रही है। मार्केट को मूव कौन कराता है, FII और DII। इन्हीं को हम लोग स्मार्ट मनी बोलते हैं। गवर्नमेंट के पास जो शेयर है वो सेम है, उन्होंने ना ही बाइंग की है ना ही सेलिंग किया है। पब्लिक के पास देखिए हम लोग जिस तरीके से हो गए, हम लोग के पास जितने भी पब्लिक है उनके पास 10% है। 10% मतलब पब्लिक इसको बाइंग कर रही है। ये देखिए सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे है, FII ने क्या किया, बेचा है,
और पब्लिक ने क्या किया है, खरीदा है। मार्केट को चलाता कौन है, स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी बेच रहा है और पब्लिक खरीद रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि प्राइस नीचे गिरेगा क्योंकि बड़े प्लेयर्स यहाँ बेच रहे हैं। और आप ऊपर ही डेटा देख चुके हैं कि रिलायंस का जो है प्राइस, जो शेयर प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में है पिछले 6-7 महीने से। यहाँ देखिए ये जो दिसंबर 2025 से लेकर के यहाँ पे जो हाई बनाया था उसके बाद से शेयर यहाँ नीचे गिरा हुआ है। तो फंडामेंटल एनालिसिस से हमें इतना तो समझ में आ गया एफआईआई और डीआईआई क्या कर रहे हैं। डीआईआई तो बाइंग ही की है, लेकिन एफआईआई जो है वो सेल कर रहे हैं। एफआईआई ज़्यादा पावरफुल होते हैं डीआईआई के कंपेरिजन में। तो जो हमारे एफआईआई होते हैं वो बेच रहे हैं, जो बाइंग कौन कर रहा है, पब्लिक। वो पब्लिक ऑटोमेटिक लॉस में है। इसलिए कहा जाता है कि 90% जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो किस में होते हैं, लॉस में होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि कब बाई करना है, कब सेल करना है। यदि स्मार्ट मनी बाई कर रही है, हम भी बाई कर रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट होगा। यदि स्मार्ट मनी सेल कर रही है और हम बाइंग कर रहे हैं, तो हमें ऑटोमेटिक है कि जो जितने भी पब्लिक हैं, जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं, उनको क्या होगा, लॉस होगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस से इतना तो समझ में आ गया हमें कि इस कंपनी में भी इन्वेस्ट करना सही नहीं है। यदि हम इसका एक्चुअल चार्ट देखना चाहते हैं तो हम अपना जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है धन का या फिर फायर्स का, वहाँ तो लॉगिन करके देख सकते हैं कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है कि अप ट्रेंड में है। चलिए हम फायर्स को ओपन कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पर आप देखिए फायर्स का प्लेटफॉर्म खुल चुका है। हम थोड़ा स्टॉक को सर्च कर लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये देखिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस से इतना तो समझ में आ गया है कि स्मार्ट मनी सेल कर रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं 200 डेज का जो ये EMA है, ये 200 EMA है। तो यहाँ से देखिए ये जो है 2026, मतलब ये हो सकता है जहाँ पे 2025 ख़त्म हुआ है और जहाँ यहाँ 2025 जहाँ पे एंड हुआ है और जहाँ स्टार्ट हुआ है 2026, मतलब इस साल के खुल ओपन होते हैं। इस साल के स्टार्टिंग से ही जो स्मार्ट मनी है वो क्या की है, लगातार सेल करना शुरू की है। ये देखिए प्राइस जो है यहाँ से 1600 से कहाँ पे आ गया है, 1300 पे आ गया है। कम से कम कई % होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। यदि हम इसको देखें तो कई % का सेलिंग हुआ इस पिछले 6-7 महीने में, लगभग 22% का। और हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में इतना देखे हैं कि एफआईआई क्या की है, सेल की है। और बाइंग कौन किया है, पब्लिक बाई। यदि कोई पब्लिक यहाँ, यदि आम ट्रेडर यहाँ बाई कर रहा है, उसको यदि कोई आम ट्रेडर यहाँ बाइंग किया हुआ है उसको लॉस हो रहा होगा यहाँ, क्योंकि प्राइस अभी यहाँ पे है। तो इसमें कौन बाइंग कर रहा है, इस समय पब्लिक बाइंग कर रही है। और हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हम अभी इसमें बाइंग नहीं कर सकते हैं। यदि हमें पोजिशनल ट्रेड लेना है, फंडामेंटली कंपनी तो स्ट्रांग है पोजिशनली ट्रेड करने के लिए, लेकिन हम पोजिशनल ट्रेड कब लेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। पोजिशनल ट्रेड हम कब लेंगे, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जब भी यहाँ देखिए, जब भी एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट होता है इस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, देखिए ये इस पूरे वॉल्यूम को ब्रेकआउट करके यहाँ पे इस तरीके से वॉल्यूम का ब्रेकआउट आता है और यहाँ एक कैंडल बनता है इस तरीके से। इस कैंडल के बनने के बाद इस पूरे रेंज में मान लीजिए ट्रेडिंग होना शुरू होता है, नीचे जाता है ऊपर आता है, नीचे जाता है ऊपर। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आ जाए, ब्रेकआउट कर दे, जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट कर दे और प्राइस जो है ये जो EMA के ऊपर चला जाए, तो हम इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो पहला हमारा जो मेन क्राइटेरिया होता है वॉल्यूम ब्रेकआउट का।
जब भी वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है, हमारा जो स्टॉक होता है हमारे वॉच लिस्ट में आ जाता है। अभी हमारे वॉच लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी नहीं आया है, क्योंकि वॉल्यूम का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। मान लेते हैं कि अगस्त का महीना चल रहा है, यदि मिड अगस्त के बाद यदि कभी भी अगस्त एंड होते समय या फिर सितंबर में ही वॉल्यूम का इस तरीके से ब्रेकआउट आ जाता है। पिछले 3-4 महीने के वॉल्यूम को ब्रेकआउट करके इस तरीके से हाई वॉल्यूम का ब्रेकआउट आता है, और यहाँ पे एक कैंडल बनता है रेड या ग्रीन, कोई भी इस तरीके से कैंडल बनता है। उसके बाद प्राइस इस तरीके से मूव करने लगता है, होल्ड होने लगता है नीचे अपने सपोर्ट पर, यहाँ से रुकने लगता है, नीचे जाता है, ऊपर आके क्लोज हो जाता है। और जब भी प्राइस ईएमए के ऊपर निकल जाता है इस तरीके से, यदि मान लीजिए ईएमए इस तरीके से आ रहा हो, प्राइस इसके ऊपर चला जाए इस तरीके से, तब हम इसमें एक बाइंग ट्रेड ले लेंगे। हम इतना समझ जाएंगे कि ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्या है, स्मार्ट मनी का वॉल्यूम है। यदि वॉल्यूम का ब्रेकआउट किसी भी दिन आता है, इतना समझ में आ गया कि स्मार्ट मनी यहाँ पे एंट्री ले चुकी है। फंडामेंटली हम देख चुके हैं कि स्टॉक क्या है, ये स्टॉक पोजिशनल ट्रेड करने लायक है। पोजिशनल ट्रेड करने के लिए सही है। और स्टॉक क्या है, 22% का डाउनवर्ड दिखा चुका है। एक अच्छी कंपनी सस्ते प्राइस पर मिलती है तो स्टॉक में बाइंग करना चाहिए, वो भी कब, जब इसमें स्मार्ट मनी एक्टिवेट हो जाए। स्मार्ट मनी को ऐसा समझिए कि एक अच्छी कंपनी जो है निफ्टी 50 की एक सबसे अच्छी कंपनी है, इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी में से पहले स्थान पे आती है हमारी रिलायंस। तो रिलायंस जो है अपने टॉप से 22% का करेक्शन कर चुका है, और कंपनी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका मार्केट कैप भी 17 लाख करोड़ का है, 17 से 18 लाख करोड़ का है। कंपनी भी अच्छी है, कंपनी में करेक्शन भी हो गया है, कभी 20% से अधिक का करेक्शन हो गया है। और जब कभी इसमें स्मार्ट मनी का एंट्री होता है इस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ, तो हम भी इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। और जैसे ही ईएमए के ऊपर प्राइस चला जाता है इस तरीके से एक स्विंग बनाते हुए हायर लो का, क्योंकि जब भी इस तरीके से स्विंग बनता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि इस वाले जो वॉल्यूम में स्मार्ट मनी क्या किया है, बाई किया है। यदि स्मार्ट मनी को सेल करना होता तो वो टॉप पर ही सेल कर देता है, 22% नीचे आने के बाद वो सेल नहीं करता है। जिसको सेल करना होता तो वो 1600 के प्राइस पर ही सेल कर देता है। हाँ, एक रेयर केस ऐसा होता है जब वो इस बॉटम पे सेल करेगा 22% गिरने के बाद। मान लेते हैं कि कंपनी में एक न्यूज आ जाती है कि कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है, ऐसा कोई एक बहुत बड़ा न्यूज आ जाता है, तब हो सकता है कि जितने भी स्मार्ट मनी हो वो फिर से इस नीचे के प्राइस पर सेल करना शुरू कर दे। लेकिन कंपनी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसका मार्केट कैप भी अच्छा है, इस वजह से अभी इसमें फ्रॉड का कोई केस नहीं बनता है। तो ये हो गया हमारा पूरा रिलायंस का एनालिसिस। हमने फंडामेंटल एनालिसिस भी यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस भी देख लिया और हम लोग टेक्निकल भी देख लिए। फंडामेंटल एनालिसिस के तो हमें पता चल गया कि स्विंग ट्रेड के लिए भी ये सही नहीं है। हाँ, पोजिशनल ट्रेड के लिए सही तब होगा जब इसमें वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ जाए, ये जो इस तरीके से एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का एक ब्रेकआउट आ जाए, तब हम इसमें एक बार पोजिशनल ट्रेड देख सकते हैं। यदि इसका टारगेट हम बात करें तो यदि हम पोजिशनल ट्रेड करते हैं और टारगेट हमें चाहिए तो हमारा जो टारगेट होगा, पहला टारगेट ये आएगा। यदि किसी केस में हमें एंट्री यहाँ मिल जाती है वॉल्यूम के ब्रेकआउट के बाद, यदि इस तरीके से ईएमए को स्टॉक हमें मिल जाता है तो हमारा एंट्री यहाँ होगा, और हमारा जो पहला टारगेट होगा ये होगा, दूसरा टारगेट हमारा ये होगा। और ये पोजिशनल ट्रेड है तो 6 से 9 मंथ या फिर 1.5 ईयर, इतना हम लोग लेके चलते हैं पोजिशनल ट्रेड को। ये हमारा हो गया पूरा रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूरा एनालिसिस। तो चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो चाहे कोई और भी स्टॉक हो, हम किसी भी स्टॉक में जब पोजिशनल ट्रेड करना हो या फिर स्विंग ट्रेड करना हो, हम दो चीज़ को बहुत ध्यान से हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं हम लोग फंडामेंटल, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है तो फिर हम लोग देखते हैं टेक्निकल। टेक्निकल हमें क्या बताता है, एग्जैक्ट एंट्री प्राइस, कि
कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग रहती है, लेकिन किसी किसी केस में प्राइस एकदम से गिरता चला जाता है। कुछ कंपनियों में ऐसा होता है, इसीलिए हम लोग फंडामेंटल के साथ टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है? स्मार्ट मनी की लोकेशन, स्मार्ट मनी कहाँ बाइंग कर रही है, कहाँ अपना ऑर्डर फिल कर रही है। मान लेते हैं कि स्टॉक कुछ यहाँ और गिर करके ये 1100 पे आ जाए। इस तरीके से प्राइस गिरते गिरते 1100 रुपये पे आ जाता है, तब जाकर के स्मार्ट मनी एंट्री लेता है। तो ये हमें ये तो फंडामेंटल पता नहीं चल पाएगा वॉल्यूम। हमें जब भी वॉल्यूम देखना होगा हमें टेक्निकल एनालिसिस करना ही पड़ेगा। फंडामेंटली हम लोग कंपनी का पूरा एनालिसिस करते हैं। यदि टेक्निकल एनालिसिस करना होता है तो हमें चार्ट पर आकर के पूरा उसको अच्छे से समझना होता है। तो अब तक हम इतना देख चुके हैं, चाहे रिलायंस का स्टॉक हो, चाहे किसी दूसरे कंपनी का स्टॉक हो। हम जब भी स्विंग ट्रेड लेंगे, स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड लेंगे, तो हम लोग दो चीज़ को अच्छे से देखेंगे। पहला हो गया फंडामेंटल एनालिसिस, और दूसरा होगा हम लोग का टेक्निकल। ये दोनों यदि कंबाइनली जब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तब जाकर के हमारा एक बेस्ट सेटअप तैयार होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग है, टेक्निकली भी अच्छी है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट भी आता है, फिर भी किसी किसी केस में अप ट्रेंड का इस तरीके से वॉल्यूम के ब्रेकआउट के बाद अप ट्रेंड का इस तरीके से मूव दिखाने के बाद भी कभी कभी प्राइस गिरने लगता है। तो ऐसे केस में हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है। कंपनी का जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग है। यदि वो गिरता भी है, यदि यहाँ हम लोग बाइंग कर लेते हैं वॉल्यूम के ब्रेकआउट के बाद, स्मार्ट मनी वॉल्यूम का ब्रेकआउट करती है, उसके बाद इस तरीके से अप मूव बनता है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि बाइंग कर लिए। बाइंग करने के बाद मान लेते हैं प्राइस यहाँ से गिर के नीचे चला जाता है, 10% और गिर जाता है। तो 10% गिर जाता है तो हम लोग इसको सेल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग है। आज नहीं तो कल प्राइस ऊपर जाएगा ही। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि स्मार्ट मनी एक बार एंट्री ले चुका है यहाँ पर। आपको वीएसएम में एक कंसेप्ट देखने को मिलेगा, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन ये होता है कि स्मार्ट मनी जब भी एक्यूमुलेट करती है किसी भी स्टॉक, यदि किसी भी स्टॉक के शेयर्स को यदि वो एक्यूमुलेट करना चाहती है तो वो कम से कम 1 से 2 दिन में भी उसको एक्यूमुलेट कर लेती है, या फिर 1 से 2 महीने तक भी उसको अपना ऑर्डर फिल करने में समय लग जाता है। इस तरीके से पूरा इसको ऐसा समझिएगा कि मान लेते हैं कि इसको इस तरीके से समझिए कि वॉल्यूम के ब्रेकआउट के बाद यदि हम देखें कि मान लेते हैं यहाँ वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ जाता है जो हमें चाहिए होता है, तो ये वाच लिस्ट में हमारे ऐड ऑन हो जाएगा। ये स्टॉक तो रिलायंस का स्टॉक है, हमारे वाच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। हम इसको ऐड कर लेंगे और हम इसको देखते रहेंगे। मान वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया, इस तरीके से प्राइस यहाँ पे एक कैंडल इस तरीके से बन जाता है। अब क्या होता है कि पहला केस ये होता है कि वॉल्यूम के ब्रेकआउट के बाद अगले दिन ही प्राइस इसके ऊपर निकल के डायरेक्ट इस ईएमए के ऊपर चली जाएगी और यहाँ से एक अप मूव इस तरीके से दिखाते हुए ऊपर चली जाएगी। ये होता है पहला केस। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने दूसरे केस के बारे में। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसका। दूसरा केस हमारा इस तरीके से है। चलिए हम लोग दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरे केस में भी देखते हैं वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो जाता है, एक कैंडल यहाँ पे बन जाती है, कोई सा भी रेड या ग्रीन, और कैंडल बनने के बाद प्राइस इस तरीके से ऊपर निकलता है नीचे जाता है, ऊपर निकलता है नीचे जाता है। तो हमें लगता है कि प्राइस में एक अपमूव आ गया क्योंकि पिछला हाई तोड़ चुका है। लेकिन कभी कभी स्मार्ट मनी क्या करती है, यदि उसका कैपिटल कितना है 1 लाख करोड़ या फिर उससे अधिक है, तो उसको अपने ऑर्डर को फिल करने के लिए इसी प्राइस पॉइंट पे, इसी एक एरिया में मान लेते हैं कि 1300 से लेकर के 1200 के
अंडर यदि उसको बाइंग करना है तो एक ही बार में बाइंग नहीं करेगी। एक बार वॉल्यूम का ब्रेकआउट इस तरीके से हो जाएगा तो वो फिर टेस्ट करती है कि हमें पहला टेस्ट इसलिए करेगी कि वो जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उसको निकालने के लिए, यदि जो स्विंग ट्रेड कर रहा होगा वो बाइंग यहाँ पे करेगा इसके ब्रेकआउट पर, एसएल इसके लो का लगाएगा तो प्राइस इस तरीके से नीचे आता है। इसको कौन लाता है? स्मार्ट मनी। इसको यहाँ तक जहाँ तक स्मार्ट मनी, जहाँ तक जितने भी रिटेलर का एसएल लगा होता है प्राइस को स्मार्ट मनी उतना नीचे तक लेके आती है। जैसे ही स्मार्ट मनी लोगों का एसएल हिट करा लेती है और अपने ऑर्डर को फिल करा लेती है, फिर उसको इस तरीके से ऊपर लेके चली जाती है और सबको लगता है कि हमारा एसएल हिट होने के बाद प्राइस ऊपर निकल गया। इसी वजह से हम कभी भी स्विंग ट्रेड में स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते हैं। यदि कंडीशन ये एक कंडीशन है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट है, यदि हम ऐसे स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं जिसमें वॉल्यूम का ब्रेकआउट है, उसके बाद प्राइस इस तरीके से जो लोगों का एसएल हिट करने के लिए स्मार्ट मनी प्राइस को मूव कराती है, ऐसा यदि मूवमेंट आता है तो हम अपना ऑर्डर कभी भी हम लोग सेल नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है तो आज नहीं तो कल प्राइस को ऊपर जाना ही जाना है। इसी का हम आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं। इसको डिलीट करते हैं। हम एक स्टॉक में बाइंग पोजीशन बनाए थे आज से 2 महीने पहले, कम से कम मई के महीने में। देखते हैं APL अपोलो ट्यूब, ये देखिए हम आपको यहीं पे दिखा देते हैं। प्राइस तो अप ट्रेंड में है ही, अप ट्रेंड के बाद कंपनी फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, हम इसको चेक कर चुके थे तो हम इसमें स्विंग ट्रेड लेना था हमें तब। इसके बाद प्राइस यहाँ इस तरीके से गिरती है, फिर इस तरीके से ऊपर जाती है, फिर गिरती है। जब भी अगेन जो ये पुल बैक आता है इस EMA पे सपोर्ट लेने के लिए, तो यहाँ पे देखिए कि वॉल्यूम का ब्रेकआउट होता है। ये जो वॉल्यूम का ब्रेकआउट होता है, जो फरवरी मंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब 3 महीने के वॉल्यूम को ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलता है मई के मंथ में। तो हम इसको अपने वाच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद आप यहाँ देखिए इस कैंडल के बाद यहाँ पे इस कैंडल में हम लोग इसमें बाइंग पोजीशन बनाते हैं। बाइंग पोजीशन बनाने के बाद प्राइस ऊपर निकल जाता है 2 दिन के लिए, तो हमें अच्छा लगता है कि चलिए हमें हमारा टारगेट यहाँ का, ये जो रेंज है इस रेंज का हमें टारगेट मिल जाएगा। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद प्राइस डाउन मूव दिखाना शुरू कर देती है, इस तरीके से डाउन मूव लगभग जून और जुलाई, मई जून जुलाई 3 महीने का ये डाउन मूव हमें दिखाती है। यहाँ से यहाँ डाउन मूव, फिर साइडवेज। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्मार्ट मनी क्या किया, यहाँ पर्लिंग बाइंग तो इसकी यहीं पे हो गई थी, फिर वो जितने भी छोटे मोटे रिटेल ट्रेडर हैं उनको निकालने के लिए स्टॉक इस तरीके से नीचे आने लगता है। स्मार्ट मनी इसको इस तरीके से नीचे लाती है, फिर अगेन साइडवेज करके फिर मार्केट को ऊपर लेकर चली जाती है। यहाँ पे देखिए जब भी ऊपर जाने को होता है एक अगेन वॉल्यूम का ब्रेकआउट आता है इस तरीके से। ये देखिए अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये था, इसकी वजह से हम पोजीशन एग्जिट नहीं किए थे। दूसरा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मेरा ये आ गया और अगेन प्राइस यहाँ पे अपने ये जो है इस कैंडल के हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका था स्क्रीन कैंडल में वॉल्यूम के साथ। तो 3 महीने के साइडवेज के बाद हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला था। उसके बाद हम इसमें हमारा जो टारगेट था इस कैंडल के हाई लो का लगाए हुए थे। तो जैसे ही इसका लो ट्रिगर होता है हम अपना इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो सीधा मतलब ये है कि जब भी वॉल्यूम का ब्रेकआउट आए इस तरीके से, तो हम उसमें बाइंग पोजीशन तो बना लेते हैं। लेकिन यदि ऊपर जाने के बजाय प्राइस नीचे जाकर के साइडवेज होने लग जाता है, हम अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं करते, क्योंकि स्मार्ट मनी जो होती है वो जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं उनको मार्केट से बाहर निकालने लगती है। तो इन्हें कहते हैं कि रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट करा के उन्हें मार्केट से बाहर निकाल देती है।
और जो लोग स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते हैं और जो लोग पेशेंस रखते हैं, वो वेट करते हैं कि आज नहीं तो कल प्राइस ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। हमारा जो कॉन्फिडेंस है किस बेसिस पे आया कि वो हम इस स्टॉक को होल्ड किए नीचे यहाँ जाने के बाद भी। पहला हो गया ये वॉल्यूम का ब्रेकआउट। इसे वॉल्यूम के ब्रेकआउट के भी जो ये यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस वॉल्यूम के ब्रेकआउट के बेसिस पर हम इसको होल्ड किए थे। चाहे मार्केट नीचे जाकर साइडवेज भी रहा फिर भी हम इसको होल्ड किए। और अगेन जब यहाँ वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ गया इस कैंडल में, तब हमें कंफर्मेशन मिल गया कि कब से अब ये मार्केट ऊपर जाएगा, ही इसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। पिछले कुछ दिन में आप लोग देख रहे होंगे कि निफ्टी डाउन मूव दिखा रही है, लेकिन वॉल्यूम के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अप मूव दिखना शुरू हो गया था। और हमें जैसे ही 10% का हमारा प्रॉफिट मिला, यहाँ से हम अपना प्रॉफिट बुक कर लिए। तो कहने का सेंस इतना ही है कि जब भी वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो जाए और हमें हमारे प्राइस एक्शन मेथड के हिसाब से हमें हमारा जो एंट्री कंफर्म हो जाता है, हम अपना जब एंट्री पोजीशन बना लेते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, तो हम उसको फिर होल्ड करते हैं। चाहे कंडीशन सिचुएशन कैसे भी हो, कैसा भी कंडीशन हो, हम उसे होल्ड करेंगे। क्योंकि एक बार स्मार्ट मनी भी अपना पैसा लगा चुका है यहाँ पे, तो दूसरी बार वो रिटेल का एक्सेलेरेट कराने के लिए आता है। वो यहाँ से हो सकता है कि ये यहाँ से इस लो से इस यहाँ तक का जो मूव होगा वो 5% डाउन का मूव होगा। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10% प्राइस नीचे गिरने लगता है। स्मार्ट मनी उसको 10% नीचे तक लेके चली जाती है जब तक लोगों का एक्सेल हिट नहीं होता है। एट द एंड हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमें क्या क्या एनालिसिस करना चाहिए। हमें जब भी स्विंग ट्रेड लेना होता है या फिर पोजिशनल ट्रेड, तो हम क्या करते हैं, पहले फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, फिर टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या करते हैं, कंपनी का पूरा जितना भी उसका डेटा है उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं कि कंपनी का फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर कैसा है, कंपनी का प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि नहीं। हम लोग उसी कंपनी में पैसा लगाते हैं जो कंपनी फायदे में हो, जो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट जनरेट कर रही हो। कोई भी आम ट्रेडर या फिर कोई भी नॉर्मल इंसान भी ऐसे बिजनेस में पैसा नहीं लगाएगा या फिर ऐसे कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा जो लॉस में हो या फिर जो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा हो। तो हम फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी का एनालिसिस करते हैं, पूरा उसके डेटा को अच्छे से समझते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग स्मार्ट मनी को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में कहें तो टेक्निकल एनालिसिस में जो हम पर्सनली करते हैं वो क्या करते हैं, चार्ट पर जाकर के स्मार्ट मनी को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो फाइंड करने की कोशिश करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। यदि एक बार हम स्मार्ट मनी को फाइंड कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये देखिए वॉल्यूम के ब्रेकआउट के साथ, तो इतना तो कंफर्म हो जाता है कि कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग है और टेक्निकली भी स्ट्रांग हो गई, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया, स्मार्ट मनी यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। तो उसके बाद हम उसमें पोजिशनल ट्रेड या फिर स्विंग ट्रेड बनाएं तो हमें एक बेस्ट रिटर्न, एक अच्छा रिटर्न हम उससे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।